नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम में। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम जो वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। और आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं और ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चाहे उत्तराखंड के एग्ज़ाम हो, एसआई कांस्टेबल, वीडियो वीपीडीओ या कोई भी एसएससी के एग्ज़ाम हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। और हम महेश कुमार वर्णवाल जी के एनसीईआरटी सार संग्रह इसमें पढ़ रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हर एग्ज़ाम के लिए और इससे बार बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय, यानी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात करें कि अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है, तो उसके अधिकार को बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है। संसद यानी पार्लियामेंट के पास। भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, ये पूछा जाता है। काफ़ी वीडियो वीपीडीओ के एग्ज़ाम में भी आया है, 28 जनवरी 1950 को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहिक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, तो ये होते हैं 34, यानी 33 प्लस 1। 33 तो होते हैं न्यायाधीश और 1 होते हैं मुख्य न्यायाधीश। और अगला क्वेश्चन है दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है। दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण, वो ठीक है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये संसद के द्वारा किया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, हमने देखा अभी 33 प्लस 1 होते हैं, यानी 1 मुख्य न्यायाधीश, तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। उच्चतम न्यायालय यानी के न्यायाधीशों की संख्या की शक्ति किसकी वृद्धि की शक्ति किसके पास होती है, संसद के ही पास होती है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं, तो ये राष्ट्रपति द्वारा संसद की अनुशंसा पर। और सेवा निवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट के अगर कोई न्यायाधीश है तो अगर वो रिटायरमेंट ले लेते हैं तो उसके बाद किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन पे और किसी अन्य स्थान पे भी सुनवाई कर सकता है, वो राष्ट्रपति के अनुमोदन पे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का रिटायरमेंट की एज होती है वो कितनी होती है, 65 होती है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय के, ये तो हमने देख लिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है, यह है आर्टिकल कौन सा, 1341, मतलब 134 का 1। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो ये 5 होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अब हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, और ये सारे आर्टिकल देख लेते हैं और क्या कहते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा। संविधान के भाग 5, कौन से भाग में, 5 भाग में अनुच्छेद 124 से 147 तक इसका वर्णन है, सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है उसके बारे में। 124 क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन से संबंधित प्रावधान। 126 कहता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कहाँ होती है, सुप्रीम कोर्ट में। और अनुच्छेद 127 कहता है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कहता है। और 128 कहता है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है, ये भी आप देख सकते हैं। और आर्टिकल 129 कहता है कि उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। और 130 कहता है सुप्रीम कोर्ट का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति। आर्टिकल 131 कहता है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल आधिकारिकता का विवरण। 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान। 137 करता है उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों के पे पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख करता है।
141 कहता है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि और सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। 143 राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय में परामर्श करने की शक्ति का वर्णन। आर्टिकल 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्यपद्धति प्रक्रिया को विनियमित करने के नियम बनाने की शक्ति दी गई है। 146 कहता है उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान। और केंद्र और राज्यों के मध्य जो विवादों के निर्णय की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है इसके मूल अधिकार के अंतर्गत। और अगर राज्य और केंद्र के बीच कोई डिस्प्यूट हो जाता है उसका सेटलमेंट जो आता है उसके मूल अधिकार के अंतर्गत आता है सुप्रीम कोर्ट के। और सुप्रीम कोर्ट के संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किसमें प्रतिपादित किया था, हम देखते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान है केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं है, ऐसे आप याद रखिए। तदर्थ न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट में, एड हॉक जजेस, ठीक है। और संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश को पुनर्वालोकन मतलब रिव्यू हेतु अधिकृत करता है, रिव्यू कर सकते हैं अपने उनका तो निर्णय और आदेश का। यह है आर्टिकल 137, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए आप अभी। भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार, अगर संविधान की व्याख्या का कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है साफ तौर पर, वो मिलता है केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। वो उसमें चीज़ें ऐड कर सकता है, किसी भी चीज़ की व्याख्या कर सकता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। और दोनों में हम देखते हैं कि हम अगर फंडामेंटल राइट्स का एबोल्यूशन हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं भी जा सकते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है, तो वह है भारतीय संविधान का संरक्षण ये पूछा जाता है सर्वोच्च न्यायालय, यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट। और देख लेते हैं अगला जो दे रखा है यहाँ पे, न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियाँ। आर्टिकल 121 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण से संबंधित संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के किसी भी न्यायाधीश अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव संसद में विचार चल रहा हो तो उसके संबंध आचरण तथा संसद की चर्चा की जा सकेगी। और वैसे तो नहीं होगा, पर अगर हटा रहे हैं, महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है तो उसमें विचार किया जा सकता है, संसद में उनके बारे में परिचर्चा हो सकती है। न्यायालय की अवमानना, भारतीय संविधान के 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा आर्टिकल 215 में उच्च न्यायालय की अवमानना से संबंधित शक्तियों का प्रावधान है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दे रखा है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 129 में, और हाई कोर्ट्स का दे रखा है 215 में। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो भारत में किसी न्यायालय का प्राधिकारी के समक्ष वकालत का कार्य नहीं कर सकता, 124 के साथ में दे रखा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दे रखा है, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये थे न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं, यह प्राथमिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। और कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है, तो राष्ट्रपति को परामर्श ले सकता है। तो कौन सा आर्टिकल है, 143। और मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब
उच्चतम न्यायालय में व्यक्त की गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, मैंने आपको पहले बताया, न्यायालय भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार की सुरक्षा प्रदान करता है। यह आर्टिकल 32 बहुत बार पूछा गया है CDS, किसी भी एग्ज़ाम में देख लीजिए आप, उत्तराखंड के एग्ज़ाम में, कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का एवोल्यूशन और उनकी अवमानना हो रही है तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, और 226 के तहत आप जा सकते हैं हाई कोर्ट्स में जा सकते हैं, उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के 4 भागों में बांटा गया है। तो ये कौन कौन से हैं? संवैधानिक विषयों से जुड़े अपील आर्टिकल 132 में, और सिविल विषयों से जुड़े 133 में, आपराधिक विषयों से जुड़े अपील 134 में, और विशेष अनुमति से अपील 136 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने से किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष के उच्च न्यायालय का वकालत होना चाहिए? अगर सुप्रीम कोर्ट का हमें बनना है, क्या बनना है, न्यायाधीश बनना है, तो कम से कम हमें कितने वर्ष तक हाई कोर्ट में वकालत करी होनी चाहिए? तो 10 वर्ष। न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हों उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यह है जुडिशियल रिव्यू। अगर राज्य ऐसे कानून बना दे रही है, जैसे राज्य का हाई कोर्ट ऐसे कानून बना दे रही है जो संविधान के विपरीत है, या राज्य की विधानसभा ऐसा कानून बना दे रही है, तो उसे कौन खत्म कर सकता है? यहाँ पे असंवैधानिक घोषित करता है सुप्रीम कोर्ट, उसके पास पावर है। भारत के न्यायाधीशों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। लोकहितवाद की संकल्पना PIL की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका से आई है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके निर्णयों का साक्षात्मक मूल्य होता है और किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और आप पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो में क्या और सुधार करनी चाहिए प्लीज़ कमेंट कीजिए। अपना ख्याल रखिए, मस्त करके पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। थैंक यू।